नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलेज एफिलिएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, लैब मटेरियल सप्लाईज वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। तो एक बार फिर से नर्सिंग कॉलेज की सीरीज में सेकंड टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसका टॉपिक है जीएनएम कॉलेज कैसे खोलें। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल दिया था कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किन किन चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। उसी नर्सिंग कॉलेज की सीरीज में सेकंड टॉपिक में जीएनएम कॉलेज कैसे खोले डाल रही हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, किस स्ट्रीम से पढ़े हुए बच्चे इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एनओसी लेने के लिए। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे कोई भी बच्चा जिसने 10+2 बायो से कर रखा है, साइंस स्ट्रीम से कर रखा है, तो वो एलिजिबल हो जाता है नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जीएनएम क्या है? मिडवाइफरी कोर्स होता है, जिसको हम स्टाफ नर्स या फिर अटेंडेंट बोलते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सर्विस प्रोवाइडर, कुछ इस टाइप का बोला जा सकता है। बेसिकली इसमें जो कोर्स है वो उपचारिका नर्स के लिए ही मेंशन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई अगर पेशेंट है तो उसकी देखभाल करने के लिए किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो फाइल को मेंटेन करके रखे, जब डॉक्टर विजिट पे आए तो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सके कि जब डॉक्टर नहीं थे तो क्या क्या सिचुएशन पेशेंट के साथ थी। तो ओवरऑल कई तरीके के रोल्स में इसको मेंशन किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस कोर्स की बहुत डिमांड है, बस शर्ते बच्चा आईएनसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होना चाहिए। तो फिर से बेसिक मैंने आपको बता दिया कि जीएनएम क्या है, ठीक है। जनरल मिडवाइफरी कोर्स है जीएनएम, जो कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी, किसी भी राज्य के जो संस्थान होते हैं, स्वास्थ्य विभाग होते हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो डील करता है एनओसी में, वो वहां से इसकी एनओसीज को लिया जाता है अगर आप कॉलेज खोलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैडम हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक्रीडेशन लेके चला सकते हैं? सर, आप लोग बिल्कुल चला सकते हैं, बट इशू यह है कि उसमें बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बच्चा का गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी जब निकलेगा वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है तो आप अपने तरीके से सोच समझ के वेरीफाई करके लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टेट जो एनओसी देती है, स्टेट के अप्रूवल से जो नर्सिंग कॉलेजेस खोलते हैं वो ही एक्चुअल में जेन्यू और जेन्युइन कॉलेज होते हैं, और जिनमें एडमिशन लेने के बाद बच्चों को कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि नर्सिंग कॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएनएम स्टाफ हेल्थ वर्कर का कोर्स है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ट्रेंडिंग में आजकल आ गया है। कोरोना के बाद से, कोरोना में जो सिचुएशन थी, स्टाफ नर्स वगैरह की इतनी ज्यादा किल्लत थी, इतनी ज्यादा शॉर्टेज थी कि लोगों को वीडियो कॉल पे खुद से इंजेक्शन लगाना पड़ा था कोरोना के टाइम में। ऐसा मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो ओवरऑल जो है जीएनएम कोर्स के लिए कॉलेज, अगर कोई कॉलेज का मैनेजर ओपन करना चाह रहा है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि डिपार्टमेंट वाइज, मतलब जो जैसे अन्य कोर्स है, जैसे बीएड हो गया, आपका डिग्री कॉलेज हो गया, इस टाइप की जो चीजें, जो इस टाइप के कॉलेजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में नर्सिंग कॉलेज बहुत कम है। इसकी वजह से भी इसका डिमांड बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया है। तो आते विदाउट टाइम वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इसमें लैंड की रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो लैंड को लेके होता है। तो 1 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट इसमें है। 4000 स्क्वायर मीटर के अराउंड आपके पास जमीन होनी चाहिए अगर आप ये सुपर डिप्लोमा कोर्स जीएनएम ओपन कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास कम से कम 32 से 35,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इंक्लूडिंग टीचिंग ब्लॉक प्लस हॉस्टल। इसमें टीचिंग ब्लॉक 20,000 स्क्वायर फीट का और हॉस्टल 1750 स्क्वायर फीट का है। रीजन क्या है कि यहाँ पे 40 से 60 सीट का इंटेक होता है, डिपेंडिंग ऑन योर हॉस्पिटल एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कमेटी आती है उसको लगता है कि नहीं इनके पास अच्छा हॉस्पिटल सेटअप है, 150 बेड का हॉस्पिटल है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो 100 बेड का हॉस्पिटल है, ऑनरशिप होना चाहिए, उस टॉपिक पे बाद में आऊंगी। पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग ब्लॉक प्लस हॉस्टल के पॉइंट्स को क्लियर करूंगी, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस कहा कि 20,000 स्क्वायर फीट आपके पास टीचिंग ब्लॉक होना चाहिए, 17,500 स्क्वायर फीट के अराउंड हॉस्टल होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। रीजन ये है, अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मैडम बच्चे तो 40 मिल रहे हैं और जो हॉस्टल है वो 17,500 स्क्वायर फीट के राउंड मांगा गया है, तो जब भी कोई कोर्स खुलता है तो वो कोर्स कितने ड्यूरेशन का है उसके हिसाब से एनालाइज किया जाता है कि कितना हॉस्टल एरिया रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल पर स्टूडेंट 50 स्क्वायर फीट का एरिया माना जाता है हॉस्टल में, तो उस हिसाब से 3 साल में आपको मिनिमम 120 बच्चे मिलेंगे। तो 120 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो जो भी रेशो निकल के आएगा वो कंपैरिजन टू टीचिंग ब्लॉक हॉस्टल को जस्टिफाई करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कमरे को काउंट करिए, उधर आपका कैंटीन एरिया भी है, उधर आपका लिविंग भी है, उधर आपका मॉनिटरिंग रूम भी है, उधर आपके चपरासियों के भी रूम होते हैं, पियोन के भी रूम होते हैं, फिर स्टाफ वर्कर के रूम होते हैं, ऐसे करके 17,500 स्क्वायर फीट निकलता है। हाँ, आप ये कर सके कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा जरूर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ठीक है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो 40 बच्चों की इंटेक मिलनी है, बट ये नहीं सोचना है कि कम है तो कम से ही काम चल जाएगा, कंस्ट्रक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आपको आईएनसी के अप्रूवल को लेना है तो, अदरवाइज मानक पे कंप्रोमाइज नहीं होता है। अब सेकंड हम लोग आते हैं कि कैसी जगहों पे कॉलेज को खोला जा सकता है। सबसे इजी जवाब, ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 के थ्रू कॉलेज को खोला जा सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि 100 बेड का हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल मैम हमारा प्राइवेट लिमिटेड है और हम ट्रस्ट से उसको चलाना चाह रहे हैं, बाद में हमने कॉलेज खोला है और हम उसको ट्रस्ट सोसाइटी से लिंक करके चलाना चाह रहे हैं, तो क्या हम फॉर्म को भी हमें ट्रस्ट सोसाइटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा? बेटर होगा अगर आप अपने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म को ट्रस्ट सोसाइटी से जोड़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आपको इनकम का आना शो करने में कोई इशू है तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो जब भी आपको ये लगे कि नहीं मुझे अपनी फॉर्म को प्रॉफिट में शो करना है या फिर हॉस्पिटल का मुझे रिटर्न दिखाना है कि इनकम आ रही है मेरी हॉस्पिटल से, तो उस कंडीशन में आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म के थ्रू भी अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं और जो रनिंग इंस्टीट्यूशन होगा, नर्सिंग जीएनएम कॉलेज होगा, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंडीशन वही सेम रहेगी जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो ऑनर है हॉस्पिटल का सेम ऑनर ट्रस्ट सोसाइटी में भी होना चाहिए, जिससे जस्टिफाई हो जाए कि जो जमीन है उसमें मालिकाना हक संस्था का ही है या संस्था के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। तो उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान देना होता है, मेरे पास क्वायरीज होती है, मैडम हमने बहुत पहले कंस्ट्रक्शन कराया था, वहां पे 25,000-35,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल एरिया में। तो बिल्कुल कंफर्म मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रेजिडेंशियल एरिया में कभी भी हम लोगों को स्कूल कॉलेज प्रपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो काउंसिल की गाइडलाइन होती है उसके अगेंस्ट होती है। बेटर होगा कि अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश जगह पे शुरू करो। मैटर नहीं करता कि आप कितनी दूर आबादी से जा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपके पास बस की सर्विस है या नहीं है, या फिर आपके जो प्लॉट है जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन पे सड़क की कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। या अगर हम किसी कंडीशन में सेम कैंपस को यूज करें, फॉर एग्जांपल वहाँ डिग्री कॉलेज चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम नर्सिंग कॉलेज का प्रपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग क्या है, मेडिकल का प्रोजेक्ट है और हम ऑलरेडी नॉन नर्सिंग प्रोग्राम सेम कैंपस में नहीं चला सकते हैं। सेम कैंपस में अगर चलेगा तो उस प्रोग्राम के लिए अलग जमीन होनी चाहिए, और नर्सिंग का जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसकी जमीन अलग होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज है जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होना चाहिए, कैंपस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्लासरूम जैसे हमारा कोई ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो उसके क्लासरूम्स को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारे साथ साथ इंस्पेक्शन कमेटी भी करती है। सेकंड, मेरे पास हॉस्पिटल से मैंने टीचिंग ब्लॉक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उन पे मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी कि कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जमीन कितना होना चाहिए और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना है। बेसिक जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, शमशान घाट, नदी, नाला, कब्रिस्तान,
हाई टेंशन वायर, इन सब का भी हमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल का क्या कंडीशन है, जो डिफरेंट क्वायरीज मेरे पास आती है, मुझे लगता है 99% क्वायरीज यही होंगी जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। फर्स्ट, मैडम क्या हॉस्पिटल टाई अप चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, और टाई अप में आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करके लास्ट स्टेज तक जाएंगे और आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो हॉस्पिटल पे आपका मालिकाना हक है। सेकंड क्वायरी, किसी और हॉस्पिटल जो चला रहा है उसको क्या अपनी संस्था में मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। रीजन ये है कि उन्होंने अपना जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड फर्म के नाम से बनाया होगा और आपकी संस्था का कुछ और नाम होगा। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, मान लो किसी कंडीशन में हमने मैनेज कर लिया, लेकिन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो बना होगा वो भी उनकी ही संस्था के नाम से होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैनेजेबल नहीं होती हैं। सेकंड ये क्वेश्चन होता है, स्पेशली यूपी के टॉपिक्स पे आ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को ये जैसे नर्सिंग कॉलेज के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपके पास 100 बेडेड ओनरशिप हॉस्पिटल चाहिए। ऊपर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 बेड तक 500 बेड तक आपको बस अपने स्टाफ फैकल्टी को बढ़ाते रहना है। हॉस्पिटल जितना आप बढ़ा लो उतना अच्छा है, लेकिन 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इसमें बहुत एलिजिबल जो होते हैं वो लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभी क्या गाइडलाइन चेंज हुई है मेडिकल, स्पेशली उत्तर प्रदेश में कि मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल काफी वेरिफिकेशन के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो गैजेट को जब आप पढ़ोगे, स्पेशली ये उत्तर प्रदेश के लिए बोल रही हूँ, अभी तक जो मैंने बोला वो सभी जगहों के लिए बोल रही थी, ये जो स्पेसिफिक एक लाइन है वो मैं उत्तर प्रदेश के लिए बोल रही हूँ कि मैटर नहीं करता कि 100 बेड का हॉस्पिटल कितनी जगह पे है। आप 30-30 बेड का हॉस्पिटल 3 जगह पे कर लो, बट 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35-35 बेड का 3 जगह पे कर लो। हॉस्पिटल टाई अप चलेगा, डिस्टेंस पे चलेगा, 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए, और वो रेडियस एलिजिबल तब होगा जब आप इस चीज को प्रूव करें कि उस हॉस्पिटल पे आपका मालिकाना हक है। उस कंडीशन में आप 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस में 3 हॉस्पिटल से भी टाई अप कर सकते हैं। और ये बात मैं गैजेट में से ही बता रही हूं, इसमें कोई भी 1% भी डाउट नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यूपी में सबसे बड़ा रूमर्स है बिल्डिंग में मालिकाना हक होना चाहिए, बिल्डिंग में मालिकाना हक होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है। 2 साल के लिए आप रेंटेड चला सकते हैं। तीसरे साल से आपके पास, तीसरे से 5वें साल तक अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो 50,000 की पेनल्टी है। देन उसके बाद आपको आपके एक्रीडेशन को मिनिमाइज कर दिया जाएगा, डिस्पोज्ड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा अगर 5 साल में भी आप नहीं बना पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मेरे पास किसी की क्वायरी आती है तो मैं गैजेट में से ये जो लाइन लिखी गई है उसको भी, स्क्रीनशॉट को भी अटैच कर दूंगी। मोस्टली 99% जो लोग हैं उनको ये बात नहीं पता होगी कि यहाँ रेंटेड भी चलता है। अनदर राज्य में तो जमीन भी रेंटेड 30 साल के लिए, बट यूपी में जमीन रेंटेड नहीं चाहिए, बिल्डिंग आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रेंटेड ले सकते हो। तो ओवरऑल चीजें यही है जो मैं समझाना चाह रही थी। हॉस्पिटल पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपका प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, डिकम्पोजिशन सर्टिफिकेट वर्किंग होना चाहिए, लेबर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूपी में प्रोसेस क्या बदला है, इस पे भी मैं इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके से यूपी में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो बेसिक मैंने चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी। अब मुझसे ये पूछा जाता है कि जीएनएम कॉलेज में स्टाफ क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, जब एक प्रिंसिपल चाहिए, एक एचओडी चाहिए, और कम से कम 10 ट्यूटर्स होने चाहिए। उसके अलावा पीओन, स्टाफ, वर्किंग सपोर्टिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अकॉर्डिंग टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, आप जितना रख लें उतनी अच्छी बात है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन एक MBBS HOD होना चाहिए। देन उसके बाद प्रिंसिपल होना चाहिए, MSc प्लस 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस। और ट्यूटर क्या है कि जीएनएम जिसने BSc नर्सिंग प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस है वो भी जीएनएम पढ़ा सकता है, MBBS है वो भी पढ़ा सकता है। हर एक वो इंसान जिसका मेडिकल सेक्टर में अनुभव है वो जीएनएम पढ़ा सकता है। क्योंकि मेडिकल के कोर्स में जो कॉमन बात क्या होती है वो ये होती है कि वो अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स भी है तो भी वो MBBS का 1/4 कवर अप करता है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। आप मान लो एक्सरे टेक्नीशियन कर रहे हो, जब आप उस कोर्स को करोगे, 1 साल का बेशक वो कोर्स है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमने तो MBBS के भी कुछ पार्ट पढ़ लिया, हमने तो कान के बारे में पढ़ लिया, नाक के बारे में पढ़ लिया, स्टमक, लीवर, किडनी सबके बारे में पढ़ लिया। तो होता यह है, रीजन यही है कि मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं, और यही रीजन है कि MBBS भी HOD इसमें एलिजिबल होता है। फार्मेसी में अगर कोई कहे कि MBBS HOD लगा देते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा।
इस फील्ड में एलिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्स क्या है कि मेडिकल MBBS के परपेंडिकुलर चलते हैं, चीजें मैनेजेबल होती हैं, चीजें मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों के मन में अगर कोई क्वायरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने बताने की कोशिश करी कि कुछ लोग मुझसे ये पूछते मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर बता दो, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगेगा, सारी चीजें मैं कैसे बता सकती हूँ। हमारा कोई कॉपी पेस्ट का सिस्टम नहीं है। हमारे सिनेरियो में क्या होता है कि अगर डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट प्रॉब्लम, किसी की जमीन नहीं है तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तो जमीन नहीं है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको एडजस्ट करना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं कुछ कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं बता सकती हूँ। बहुत होगा तो मैं ये बता दूंगी कि हाँ उसमें 5 लैब लगती हैं, 1350 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। तो वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करिए, अगर आपको पता है कि आपको एजुकेशन सेक्टर की लाइन में ही जाना है तो उस कंडीशन में आप अपनी बिल्डिंग को मल्टीटास्किंग बिल्डिंग बनाइए। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, वो स्कूल से शुरुआत करते हैं। कोई भी कॉलेज वाला मोस्ट ऑफ द केसेस स्कूल से शुरुआत करता है, और स्कूल से शुरुआत करता है तो वो क्या करता है 20 बाई 25 के कमरे बनाना शुरू करता है। 20 बाई 25 के कमरों का मतलब 500 स्क्वायर फीट हुआ, 50 स्क्वायर मीटर के अराउंड हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो वो कोर्स में क्या है, वो उसमें वो ऐसी बिल्डिंग बीएड में चल जाएगी। हालांकि अब तो बिल्डिंग में भी बीएड में भी नहीं चलेगी क्योंकि इंटीग्रेटेड बीएड आ रहा है। तो ITI में चल जाएगी जो कि फ्लॉप कोर्स है। लॉ कॉलेज में कुछ एक कमरे यूज हो जाएंगे बट हम उसको पूरा नहीं यूज कर सकते हैं। तो मतलब वो बिल्डिंग स्कूल की है तो स्कूल के ही काम रह गई। कल को अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है और आप ये सोचते हैं कि नहीं अब मुझे स्कूल नहीं, अब मुझे डिग्री कॉलेज चलाना है, तो आप 500 के कमरे को 1200 बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत तोड़फोड़ होगा। तो बेटर होगा कि आप जो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं वो बनाइए यूनिवर्सल, पिलर पे बनाइए और लेंटर दीजिए, अकॉर्डिंग टू नीड अपना पार्टीशन कीजिए। उससे क्या है कि आपका तोड़फोड़, टाइम, पैसा सब कुछ बचेगा। बस चीजें, और बिल्डिंग कमर्शियल प्लान कीजिए। कमर्शियल क्या होता है कि हमने पार्टीशन पे फोकस नहीं किया, हमने पिलर पे फोकस किया कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। और कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि मैडम ने 30,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग बोल दिया, इसका मतलब 30,000 स्क्वायर फीट पूरा लंबा बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आप एक ग्राउंड दीजिए, 10 का सेकंड, 10 का थर्ड, 10 का। इंस्टीट्यूशन लाइन में आप फ्लोर बना सकते हो, जितना प्राधिकरण मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपके एरिया की होगी वहां से नक्शा पास होता है, तो जितने फ्लोर का नक्शा उस एरिया में पास करने की परमिशन है उतने फ्लोर तक आप कंस्ट्रक्शन करते हो। एजुकेशन लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। सेकंड क्या लोग पूछते हैं, मैडम मैंने हॉल बनाया है 20 बाई 200 का, ठीक है, 4000 स्क्वायर फीट का मेरा हॉल, पोर्च आगे बना हुआ है, मतलब क्लासरूम फिर आगे बरामदा, तो क्या वो एरिया भी कंसिडर होगा? वो एरिया कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्पस का नहीं है, वो चलने के लिए है। आप सिर्फ अगर क्लासरूम्स को बना देते हैं तो क्लासरूम में जाने की जगह भी तो होनी चाहिए, और जब वो जाने की जगह है तो आप उसको कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करने के लिए उसका स्पेस यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इन द सेंस कि पता होना चाहिए कि वो किस चीज में यूज हो रहा है। तो ओवरऑल कुल मिला के मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को अगर GNM खोलना है तो आपके पास हॉस्पिटल पे आप लोग फोकस करें। हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, वर्किंग हॉस्पिटल होना चाहिए, और जो आपका इंटेंशन है वो पढ़ाना ही होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कमेटी आती है वो बड़ी सख्ती से देखती है, MP को छोड़ के। MP का एक्सेप्शनल है, वहाँ की कमेटी एक अलग पैटर्न से काम करती है, वहाँ की कमेटी। अदरवाइज कोई भी स्टेट है तो वहाँ मेडिकल सेक्टर में बड़ी सख्ती से जांच होती है, चाहे कहीं भी हो। तो आप लोगों को ये ध्यान रख के चलना है कि मौके पे चीजें होनी चाहिए और वर्किंग होनी चाहिए, और इंटेंशन आपका पढ़ाना होना चाहिए। अगर पढ़ाना है तो एडमिशन होगा, और जब एडमिशन होगा तो इनकम अपने आप होगी। इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, रोक रही हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वायरी है, कोई चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि मैंने बोला है बट वो ऐसा नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगी
कि यूट्यूब की तरफ से मेरे को इनकम आनी शुरू हो गई है, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। हालांकि मेरा इंटेंशन इनकम नहीं था, लोगों का हेल्प करना था और अपने मेरा जो प्रोफेशन था उसको स्ट्रॉन्ग करना था। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए ऑटोमेटिक ऊपर वाला सोच लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूट्यूब से परसों ही मेरी पेमेंट आई है, परसों का मतलब 25 सितंबर को। तो इस पे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू, बाय।